अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे ही हॉस्टल की कहानी जो शुरू होती है एक आम रूममेट की छोटी छोटी बातों से, लेकिन ख़त्म होती है एक ऐसे राज पर जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको सस्पेंस और हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी स्पाइन चिलिंग कहानी आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं लैला और सानिया की हैरत अंगेज़ कहानी। पहली मर्तबा अपने शहर, माँ बाप, बहन भाई और अपनी प्यारी दादी जान से दूर जाने का ख्याल तो सता रहा था, मगर एक तरह जाती भी थी। हॉस्टल में रहना तो मेरा बहुत पुराना शौक था जो अब मेरा इस कॉलेज में दाखिले से पूरा होने जा रहा था। हमारे छोटे से शहर बख्त खान में लड़कियों के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। इस कॉलेज में मैंने जैसे तैसे इंटर तो कर लिया, मगर अब मैं इसमें मज़ीद नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने इस बड़े कॉलेज में दाखिला फॉर्म जमा तो करवा दिया, मगर एक सवाल सामने खड़ा था। अगर दाखिला हो भी गया तो रहूंगी कहाँ? मेरी अम्मा और मेरे अब्बू लड़कियों की तालीम के बहुत हामी थे, इसलिए जब मेरा एडमिशन हो गया तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दी। अब्बू ने अपने जानने वाले के मशवरे के बाद इस हॉस्टल में, जो कि इस शहर का बहुत मोअज़्ज़ज़ और अच्छी रेपुटेशन वाला हॉस्टल था, मेरा रहने का बंदोबस्त कर दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा कॉलेज सिर्फ चंद मिनट की वॉक पर था। अब्बू मुझे खुद छोड़ने आए और मुझे कमरे तक छोड़कर बहुत सारी हदायतों के साथ रुखसत हो गए। अब्बू के जाते ही जैसे मेरा सारा एतमाद रुखसत हो गया, मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई और बेइख्तियार रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ भाई? इस वक्त कमरे में मैडम नफीसा दाखिल हुई। मैडम नफीसा इस हॉस्टल की सुपरवाइज़र थी। घबराओ नहीं, सिर्फ चंद दिन, सबको होम सिकनेस होती है, फिर आती हो जाते हैं। उन्होंने मुझे प्यार से तसल्ली दी। ये देखो, उन्होंने अपने साथ खड़ी तकरीबन मेरी उम्र की लड़की से मेरा तारुफ करवाया। ये लैला है, तुम्हारी रूममेट। मैंने इंतहाई दिलचस्पी से लैला का जायज़ा लिया। आखिर दिन रात उसके साथ रहना था। लैला मेरी हम उम्र एक दुबली पतली लड़की नजर आई। मेरे सख्त जोश के जवाब में तो वो मुस्कुराई तक नहीं, सिर्फ अपने बर्फ जैसे सर्द हाथ मेरे हाथ से बदली, ना ख्वास्ता टकरा कर छोड़ दिया। लैला भी आज ही इस हॉस्टल में आई है। मैडम नफीसा ने मुझे बताया, तुम दोनों जल्दी से दोस्ती कर लो ताकि कभी बोर ना हो, ना ही घर वाले ज़्यादा याद आए। लैला ने मैडम नफीसा के मशवरे पर ज़्यादा अमल नहीं किया। वो अपना सामान अपनी अलमारी में सेट करने लगी। उसकी देखा देखी मैं भी अपने कपड़े बैग से निकाल कर अलमारी में लगाने लगी। दूसरे रोज़ हमारा कॉलेज शुरू हो गया। लैला भी मेरे कॉलेज में थी। उसका सब्जेक्ट अलग थे, इसलिए हमारी क्लास अलग होती थी। चंद रोज़ पढ़ाई में लग कर वाकई मेरा हॉस्टल में दिल लग गया, मगर लैला से मेरी कोई ख़ास बातचीत तक नहीं होती थी। वो खुद तो मुझसे कोई बात तक नहीं करती थी, बल्कि मेरी किसी बात का भी हूँ हाँ में जवाब देती। हर वीकेंड पर हॉस्टल की ज़्यादातर लड़कियाँ अपने घरों पर चली जाती थी, मगर कुछ लड़कियां जिनकी तादाद बराए नाम थी वो हॉस्टल में ही रहती थीं। ये वो लड़कियां थीं जिनके घर हॉस्टल से कई घंटों की मुसाफत पर थे। मैं और लैला इन्हीं लड़कियों में शामिल थीं। लैला, तुम किस जगह से आती हो? मेरा मतलब है तुम्हारा घर किस शहर में है? ऐसे ही एक वीकेंड पर जब हॉस्टल आधा खाली हो गया था और मैं सख्त बोर हो रही थी, मैंने लैला से सवाल किया। वो न जाने किस बोसीदा किताब का मुताला कर रही थी। मेरे सवाल पर उसने नज़र उठाकर मुझे देखा। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे इस जवाब की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। मैं सख्त घबरा गई। वो, ऐसे ही भाई, तुम नहीं बताना चाहती तो ना बताओ। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। मैं सख्त मेहनत करने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, कोशिश, क्योंकि इंटर में अच्छे मार्क्स ले आना तो आसान था, मगर अब पढ़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही थी। मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ रही थी। हमारे अक्सर टेस्ट होते थे जिनमें मेरा नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे थे। क्या करूं? किताब पर नज़र जमा कर मैंने सोचा, इस तरह तो मैं फेल हो जाऊंगी। लगता है ट्यूशन लेनी पड़ेगी। जब अम्मा का फ़ोन आया तो मैंने अम्मा से अपनी मुश्किल का जिक्र किया। देखो बेटा, अम्मी ने मेरी बात के जवाब में कहा, अपने घर के हालात तुम जानती हो। तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह मज़ीद खर्चों की इजाज़त नहीं देती। तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस, तुम्हारे हॉस्टल का किराया, तुम्हारी मेस का बिल,
یہ سب مل کر اچھا خاصا فگر بن جاتا ہے۔ اسے زیادہ بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تمہارے 2 چھوٹے بہن بھائی اور بھی ہیں، وہ بھی اسکول جاتے ہیں۔ تم خود محنت کرو یا کسی لڑکی سے مدد لے لیا کرو۔ امی کے طویل لیکچر کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ محنت تو میں پہلے سے ہی کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں جیسے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کالج میں ٹیچرز کا سمجھایا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور کس لڑکی سے مدد لوں؟ میری روم میٹ تو بات کرنے کی روادار نہیں، نہ جانے کیوں یہ خود پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے، کیسے پاس ہوگی۔ اس کو تو میں نے کبھی ٹیکسٹ بک کھولے نہیں دیکھا، ہمیشہ کوئی بوسیدہ ناول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں نے چڑھ کر سوچا۔ لیلا نے جیسے میری سوچ پڑھ لی، اس نے آنکھیں ناول سے ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، میں نے جیسے گھبرا کر کہا۔ امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی خاص تیاری نہیں۔ تمہاری تیاری ہے؟ میں نے اس سے کہا، جس پر جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ سخت تپ کر میں نے سوچا، بدتمیز، بد لحاظ، شاید اس ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میں نے خود اپنا تجزیہ کیا۔ دوسرے دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈم پلیز آپ میری روم میٹ تبدیل کر دیں، یا تو میرا روم چینج کر دیں، مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شفٹ کر دیں۔ مگر کیوں؟ میڈم نفیسہ حیران رہ گئیں۔ اتنے ہفتے ہو گئے تم کو اس کے ساتھ روم شیئر کرتے ہوئے، تو اب اچانک؟ بس میڈم، اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، وہ سخت مغرور ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ مغرور ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میڈم حیران ہوئی۔ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ یہ بات نہیں ہے میڈم۔ تمیز یا بدتمیزی کیا، وہ تو بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ حد یہ کہ وہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی۔ اوہ، میڈم نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھو ثانیہ، تم یہاں پڑھنے آئی ہو، گپے لگانے نہیں، یا دوستیاں بڑھانے نہیں۔ اگر تمہاری روم میٹ خاموش مزاج ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تم اپنا دل پڑھائی میں لگاؤ۔ جہاں تک لیلا کی بات ہے، اس کا تعلق بہت کنزرویٹو فیملی سے ہے۔ ان کے گھروں میں لڑکیوں کو گھر سے باہر تک نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے والد کی سختی سے ہدایت ہے کہ لیلا کو کبھی کالج کے علاوہ باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس کی دوستی کے بھی خلاف ہوں گے، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ مگر میڈم پلیز آپ مجھے کسی اور روم میں شفٹ کر دیں، میں بزید رہی۔ اوکے ثانیہ، ابھی تو تمام رومز میں لڑکیاں ہیں، پھر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں تمہیں شفٹ کرنے